नमस्कार। देखिए, गहनों से लगाव तो इंसान को हमेशा से रहा है ना? शायद जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से। हाँ बिल्कुल, ये जुड़ाव बहुत पुराना है। लेकिन आज हम खास तौर पर राजस्थान के पारंपरिक गहनों की बात कर रहे हैं। उनकी दुनिया में जो रंग है, जो कलाकारी है, वो वाकई कमाल है। सही कहा। हमारे पास आज कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख, नोट्स, शायद कुछ पुराने दस्तावेजों के हिस्से, जो हमें राजस्थान के इस चमचमाती विरासत की गहराई में ले जाएंगे। हम्म। तो इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि इन गहनों का इतिहास क्या है, इनमें कितनी विविधता है और इनका सांस्कृतिक महत्व क्या रहा है। बिल्कुल, एक गहरी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के आभूषणों की ये खास पड़ताल। और शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प बात से करते हैं। आपको पता है, कालीबंगा जैसी जगह हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान जहां मिले हैं। हाँ हाँ, कालीबंगा। वहां खुदाई में मिट्टी के मनकों के साथ साथ सीप की बनी चूड़ियां तक मिली हैं। अच्छा। सीप की चूड़ियां। हाँ। जरा सोचिए, उस जमाने में भी लोग खुद को संवारने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। ये छोटी सी बात ही मतलब खींच लेती है इस टॉपिक में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये खोजें बताती हैं कि राजस्थान में आभूषणों की जड़ें कितनी गहरी हैं। हाँ। और देखिए, ये सिर्फ जमीन से निकली चीजें नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मूर्तियों का, पुराने शिलालेखों का, अच्छा। और यहाँ तक कि सदियों पुरानी किताबों का भी हवाला देते हैं, जिनसे पता चलता है कि गहने हमेशा से यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। अच्छा, ये तो और भी दिलचस्प है। तो मतलब सिर्फ पुरातात्विक सबूत नहीं, लिखे हुए प्रमाण भी हैं अपने पास, जैसे आपने शिलालेखों का जिक्र किया। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक स्रोत 972 ईस्वी के एकलव्यनाथ प्रशस्ति शिलालेख का जिक्र करता है। 972 ईस्वी? हाँ, और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं। इसमें बाकायदा लिखा है कि उस समय की रानियां कौन-कौन से गहने पहनती थीं, जैसे कानों में कर्णफूल, गले में हार, बाजुओं पर बाजूबंद। उंगलियों में मुद्रिका यानी अंगूठी और पैरों में पायजेब। ये लिस्ट हमें उस जमाने की राजसी शानो शौकत की एक झलक देती है ना? बिल्कुल ऐसा ही। कमाल है। 972 ईस्वी, मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पहले। और साहित्यिक स्रोतों का क्या, जैसे काव्य या कथाएं, उनमें भी जिक्र आता है गहनों का? बिल्कुल आता है, और खूब आता है। जैसे नयन चंद्र सूरी की कुवलय माला है, या फिर हम्मीर महाकाव्य। एक और दिलचस्प ग्रंथ है जिसका जिक्र मिलता है, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण कथा। इन स्रोतों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों का भी काफी वर्णन है। पुरुषों के? अच्छा। हाँ, सोचिए, मुकुट, अंगद जो बाजुओं पर पहना जाता था, कुंडल कानों के लिए, प्रलंब यानी लंबा वाला हार, मुक्ताकंठ मोतियों का हार, केडर और कटक जो शायद कड़े के ही प्रकार रहे होंगे। पुरुषों के इतने सारे गहने! आज के जमाने से सोचें तो थोड़ी हैरानी होती है। मतलब ये सिर्फ महिलाओं का ही शौक नहीं था उस वक्त? बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पुरुष भी आभूषणों के काफी शौकीन थे, खासकर योद्धा वर्ग और जो राजसी लोग थे वो। इसी तरह पृथ्वीराज रासो, सूरज प्रकाश, राजविलास जैसे प्रसिद्ध राजस्थानी काव्यों को देखें, हाँ हाँ। या गणपति की माधवानल कामकंदला और पृथ्वीराज की कृष्ण रुक्मणी वेली जैसी रचनाओं को पढ़ें। इन सब में शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पहने जाने वाले गहनों की काफी जानकारी मिलती है। और ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये उस समाज का आईना है एक तरह से। ये दिखाता है कि गहने सिर्फ श्रृंगार नहीं थे, वो पद, प्रतिष्ठा, संस्कृति और शायद धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़े थे। ये बात तो बहुत अहम है। चलिए अब थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि ये स्रोत महिलाओं के गहनों के बारे में क्या बताते हैं। इतनी विविधता का जिक्र है तो सिर से ही शुरू करते हैं। जरूर। सिर और माथे को सजाने के लिए इन स्रोतों में कई नाम आते हैं, जैसे बोर या बोरला। हाँ, बोरला तो बहुत कॉमन है। हाँ, जो मांग के ठीक ऊपर पहना जाता है। फिर शीश फूल का जिक्र है, जो शायद बालों में गूंथा जाता होगा। रखड़ी भी है, जो बोरला के साथ या उसकी जगह पहनी जाती होगी। और टीकड़ा? हाँ, टीकड़ा भी माथे की एक और सजावट है। हर एक का अपना खास डिजाइन और पहनने का तरीका रहा होगा, जो शायद इलाके या समुदाय के हिसाब से थोड़ा बदलता भी हो। हाँ, ये नाम सुनते ही राजस्थानी पहनावे की एक तस्वीर सी बन जाती है आंखों के सामने। और गले के गहनों की लिस्ट तो, अरे बाप रे, वाकई बहुत लंबी है। हाँ, वो तो है। थुस्सी, आड़, मुठियां, झालरा, कंठहार, हंसली, तिमणियों, पोथ, चंदनहार, कंठमाला, हंसेल, हाकर, मदालिया, चंपकली,
यहाँ शायद चिपकली लिखा है स्रोत में। हाँ, संभव है वो चंपकली ही हो। फिर हसली हार, सरी, कंठी बहुत हैं। इतनी वैरायटी! क्या इनमें कुछ खास तरह के डिजाइन या मतलब जुड़े होते थे? बिल्कुल, हर नाम के पीछे एक खास बनावट छिपी है। जैसे ठुस्सी या हंसली गले में बिल्कुल चिपके हुए पहने जाते हैं। अच्छा, जैसे चोकर आजकल कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। वहीं झालरा या चंदन हार लंबे कई लड़ियों वाले हार होते होंगे। तिमड़ियों अक्सर एक पेंडेंट जैसा होता था जिसमें कीमती पत्थर जड़े होते थे। माना जाता था कि ये परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा। मादलिया तावीज की तरह पहना जाता होगा, शायद नजर वगैरह से बचाने के लिए। चंपकली नाम से लगता है कि उसमें चंपा के फूल जैसी कलियां बनी होती होंगी। ये विविधता दिखाती है कि हर मौके और हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह के गहने मौजूद थे उस समय। कानों के गहनों में भी ऐसी ही विविधता दिखती है। कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोठिया, झेला, लटकन, टोटी। पीपल पत्रा नाम तो बड़ा सुंदर है। हाँ, लगता है पीपल के पत्ते के आकार का होता होगा। बिल्कुल। प्रकृति से प्रेरित डिजाइन तो राजस्थानी कला की खासियत रही है ना। हाँ। फूल झुमका तो आज भी बहुत लोकप्रिय है। अंगूठिया शायद कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता होगा। और झेला या लटकन? वो लंबे लटकने वाले डिजाइन होते होंगे जो चलने पर हिलते होंगे। ये सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पहनने वाले के व्यक्तित्व में एक ग्रेस भी जोड़ते हैं। अब आते हैं हाथों और कलाइयों पर। यहाँ एक खास चीज का जिक्र है, मौकड़ी, जो लाख से बनती है। हाँ, ये तो बहुत खास बात लगी मुझे। हाँ है ना, क्योंकि ज्यादातर हम सोने चांदी के गहनों की ही बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और यही राजस्थान की कारीगरी की खूबी है। मोकड़ी लाख से बनी रंगीन चूड़ियां होती हैं। उन पर अक्सर कांच या मीनाकारी का काम भी होता है। अच्छा। और ये सुहाग का प्रतीक भी मानी जाती हैं। इसके अलावा कड़ा तो है ही, जो धातु का, हड्डी का या लाख का किसी भी चीज का हो सकता है। फिर कातरिया यानी कांच की चूड़ियां। हाँ। और नागोरी, शायद नागौरी इलाके की खास चूड़ी रही होगी। चांट, गजरा जो फूलों के गजरे जैसा दिखता होगा, और गोखरू जिसका डिजाइन थोड़ा कांटेदार होता है। ये सब कलाइयों की शोभा बढ़ाते थे। और उंगलियों के लिए बिंटी यानी अंगूठी तो समझ आता है, पर ये दामड़ा, हथपान, छड़ा क्या चीजें हैं? बिंटी तो आम अंगूठी हो गई, लेकिन दामड़ा एक दिलचस्प गहना है। ये एक तरह की अंगूठी होती थी जो एक साथ 2 या 3 उंगलियों को कवर करती थी और अक्सर चेन से जुड़ी होती थी। अरे वाह! और हथपान या हाथफूल भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें एक अंगूठी या कई अंगूठियां चेन के जरिए कलाई पर बंधे कड़े या ब्रेसलेट से जुड़ी होती हैं, पूरे हाथ के पिछले हिस्से को सजाते हुए। देखा है मैंने, ये बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, छड़ा शायद कोई मोटी या खास डिजाइन वाली अंगूठी या कड़ा रहा होगा। ये सब दिखाता है कि हर अंग को सजाने के लिए कितनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल किया गया है। सच में कमाल है। अच्छा, अब कमर और पैरों के गहनों पर आते हैं। जी, इनका भी जिक्र है इन स्रोतों में। हाँ, कमर पर कंदोरा या करधनी बांधी जाती थी। ये अक्सर चांदी की बनी होती थी, काफी चौड़ी पट्टी जैसी, और इसमें छोटे छोटे घुंघरू भी लगे होते थे कई बार। अच्छा। ये सिर्फ गहना ही नहीं, साड़ी या लहंगे को संभालने में भी मदद करती होगी शायद। हाँ, हो सकता है। पैरों की बात करें तो वहां भी विविधता कम नहीं। कड़ा, पायल, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी, ये सब पैरों की खूबसूरती बढ़ाते थे। झांझर या पायजेब में लगे घुंघरुओं की छमछम की आवाज, वो तो राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, सोचिए चलने पर वो आवाज कैसी गूंजती होगी। नाक के गहनों के बिना तो पारंपरिक श्रृंगार अधूरा ही लगता है ना? इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? नाक के लिए भी कई तरह के गहने बताए गए हैं। नथ तो सबसे जानी मानी है। हाँ, नथ तो पहचान है। बिल्कुल, जो अक्सर शादीशुदा होने का प्रतीक होती है और काफी बड़ी भी हो सकती है। बेसर नाक के बीच वाले हिस्से में पहनी जाने वाली लटकन होती है। अच्छा। बारी, भोंगली, कांटा, चूनी, चोप, ये सब नाक की कील या लौंग के अलग अलग डिजाइन या नाम हो सकते हैं। शायद आकार, पत्थर या पहनने की जगह के हिसाब से अलग होते होंगे। हर समुदाय और इलाके की अपनी खास शैली रही होगी। और अब वो बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, दांतों का गहना, चूंप या रखन। ये क्या चीज है? मैंने तो पहले कभी सुना भी नहीं। हाँ, ये वाकई बहुत अनोखा है और राजस्थान की आभूषण परंपरा की एक विशिष्टता को दिखाता है। क्या होता है इसमें? चूंप या रखन उस प्रथा को कहते हैं जिसमें महिलाएं अपने दांतों के बीच में, अक्सर सामने के दांतों में, सोने की छोटी सी कील या पत्थर जड़वाती थी। दांतों में सोने की कील? हाँ,
ये सिर्फ राजस्थान के कुछ ही समुदायों में प्रचलित था। इसके पीछे क्या कारण थे, ये स्रोत ज्यादा नहीं बताते, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल है कि इसे बनवाना कितना मुश्किल होता होगा। सही बात है। ये दिखाता है कि श्रृंगार की परिभाषा कितनी व्यापक और कभी-कभी कितनी चरम पर हो सकती है। सच में अविश्वसनीय। अच्छा, अब थोड़ा पुरुषों के आभूषणों पर वापस आते हैं। हमने शुरू में कुछ साहित्यिक स्रोतों का जिक्र किया था, जिनमें मुकुट, अंगद, कुंडल वगैरह का वर्णन था। क्या ये स्रोत आम पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले गहनों के बारे में भी कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं। ऐतिहासिक रूप से जैसे हमने कहा, पुरुष काफी गहने पहनते थे और ये सिर्फ राजा महाराजाओं या सामंतों तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। स्रोतों के अनुसार राजस्थान में पुरुष कानों में मुर्गियां यानी छोटी बालियां, लौंग, झाले, शायद लटकन वाले या छेलकड़ी पहनते थे। बाजुओं पर बाजूबंद, कलाई पर कड़ा या कटक जो शायद ज्यादा चौड़ा या भारी होता होगा, गले में सोने या चांदी की चेन या फिर तागिया। तागिया, ये क्या होता होगा? शायद तावीज जैसा कुछ हो, पहनने का रिवाज था। उंगलियों में अंगूठी, जिसे बिंटिया या मुंडेरिया भी कहते हैं, पहनना तो आम था ही। यहाँ एक नरमुख नाम के आभूषण का भी उल्लेख है। ये क्या हो सकता है? नरमुख का मतलब होता है मनुष्य का चेहरा। तो संभव है कि ये कलाई पर पहना जाने वाला कड़ा हो, जिसके दोनों सिरों पर इंसान या किसी देवता का चेहरा बना हो सकता है। या फिर ये कोई लॉकेट जैसा भी हो सकता है। स्रोत सिर्फ नाम बताते हैं, सटीक विवरण कम मिलता है, लेकिन ये नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। तो क्या आज भी इनमें से कुछ पहनने का चलन है? क्योंकि आजकल तो पुरुष बहुत कम गहने पहनते हैं, खासकर शहरों में तो बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। शहरीकरण और पश्चिमी पहनावे के असर से पुरुषों में गहने पहनने का चलन बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर आप राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जाएं तो आज भी आपको कुछ बुजुर्ग पुरुष कानों में मुर्खियां या गोखरू पहने दिख जाएंगे। अच्छा। हाँ, गोखरू वो थोड़ा मोटा कांटेदार डिजाइन का होता है, या बालेवड़ा सोने का तार जैसा। गले में तागिया या चांदी की चेन भी कहीं कहीं दिख जाती हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं एकदम से खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे अपना रूप बदलती हैं या कुछ खास जगहों पर सिमट जाती हैं। ये तो हुई बड़ों की बात। क्या बच्चों के लिए भी खास गहनों का जिक्र मिलता है इन स्रोतों में? हाँ, मिलता है। बच्चों के लिए भी गहनों का रिवाज था और इसके पीछे अक्सर सिर्फ सजावट ही नहीं बल्कि कुछ मान्यताएं भी होती थीं। जैसे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए गले में कंठुला या चांदी की हंसुली पहनाई जाती थी। हाथ और पैरों में भी चांदी या किसी और धातु के कड़े पहनाए जाते थे, जिन्हें कुड़ुलिया भी कहते हैं। और वो छम छम आवाज वाले गहने भी होते थे ना बच्चों के? हाँ, बिल्कुल। कलाइयों या टखनों पर पतली सी कनकड़ियां या लूज पहनाई जाती थी और पैरों में पैजनियां या झांझरियां, जिनमें अक्सर छोटी छोटी घुंघुरियां लगी होती थी। हाँ, झांझरियां। जब बच्चा घुटनों के बल चलता था या दौड़ता था तो इन घुंघुरियों से मीठी सी छम-छम की आवाज आती थी। ये आवाज घर में खुशी का माहौल तो बनाती ही थी, साथ ही माँ या घर वालों को पता रहता था कि बच्चा कहाँ है और खेल रहा है। तो ये एक तरह से सुरक्षा का भी तरीका था, बल्कि वहाँ के जीवन, समाज और इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर गहना, चाहे वो सिर का बोरला हो, गले का तिमड़िया, हाथ की मोकड़ी या पैरों की झांझर, अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने इन स्रोतों के आधार पर देखा कि राजस्थान की आभूषण कला कितनी पुरानी है, कितनी विविध है और कितनी गहरी है। सिर से लेकर पैर तक, महिलाओं, पुरुषों और यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी खास गहने बनाए और पहने जाते रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आभूषण सिर्फ सुंदरता या श्रृंगार का साधन नहीं रहे। जैसा कि हमने शिलालेखों, प्राचीन ग्रंथों और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं के उदाहरणों से समझा, ये गहने इतिहास के साक्षी हैं, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा के सूचक हैं। हाँ, रीति रिवाजों का भी प्रतीक हैं। हर डिजाइन, हर धातु, हर पत्थर के पीछे शायद कोई न कोई अर्थ, कोई न कोई परंपरा छुपी हुई है। ये सोचना वाकई दिलचस्प